बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम डिस्क्रिपेंसीज किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम दोनों बुक्स यानी कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को सामने रखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश बुक में इंटर हुई हैं लेकिन किसी भी वजह से वो बैंक स्टेटमेंट में इंटर नहीं हुई, या वो बैंक स्टेटमेंट में तो इंटर्ड है लेकिन उनके मुतल्लिक़ कोई भी एंट्री हमें कैश बुक में नहीं मिलती। तो ये डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। लास्ट लेक्चर देखने के लिए मैं आपको लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप अपना पिछला लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ सके। आज के इस लेक्चर में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार करेंगे। सबसे ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, दूसरी लाइन में हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं और तीसरी लाइन एज ऑन जो हमारी क्लोजिंग डेट होती है, जिस डेट को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसके बाद आप इसे कैश बुक के बैलेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसे कैश बुक के बैलेंस से सॉल्व करते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस जो हमें दिया गया था, बैलेंस एज पर कैश बुक वो 81,000 था। क्लोजिंग बैलेंस आपने लेना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो दोनों बुक्स में एक जैसे थे, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आया था क्योंकि देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज। तो अब हमने 81,000 बैलेंस ले लिया और ये कैश बुक का बैलेंस है और हमने अपने रूल्स वाले लेक्चर में ये सीखा था कि ये डेबिट होता है, तो हम इसे डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड चेक था। एक चेक 75,000 का हमने R&D कंपनी से वसूल किया था, हमने डिपॉजिट करवा दिया था लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उसकी कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं थी, यानी कि वो हमें वसूल नहीं हुआ था। तो ये हमारा एक किस्म का नुकसान है क्योंकि हमें कैश नहीं मिली, तो ये 75,000 हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक, एक चेक हमने M&D कंपनी को इशू किया था 1,52,000 का और M&D कंपनी ने अभी तक वो चेक कैश नहीं करवाया था। हमारा आउटस्टैंडिंग चेक है या अनप्रेजेंटेड चेक हम इन्हें कहते हैं क्योंकि अभी तक उन पे पेमेंट नहीं हुई। तो अभी क्योंकि हमारी कैश जो है वो हमारे पास ही मौजूद है तो हम इसे एक बेनिफिट या गेन के तौर पर कंसीडर करते हैं और ये डेबिट होगा 1,52,000। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड कलेक्टेड था जो डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट किया था, वो भी ज़रा हमारे अकाउंट में पैसे आए, हमारा फ़ायदा है, डेबिट होंगे। इसी तरीके से एक ऑनलाइन रिसीट या डायरेक्ट डिपॉजिट भी हम इसे कह सकते हैं, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे आ गए थे, वो भी हम डेबिट करेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड है, उसकी अमाउंट 20,000 है और जो ऑनलाइन रिसीट्स हमने की हैं वो 35,000 की है। आखिर पे एक हमारे पास अमाउंट था बैंक चार्जेस का जो बैंक ने डिडक्शन की थी क्योंकि हम एक टाइम पे ओवरड्राफ्ट कर लिया था हमने, तो उस हवाले से उन्होंने चार्जेस लिए, तो वो 200 रुपीज़ हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुए थे। हमारा नुकसान है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, तो ये 200 रुपीज़ भी क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम अपनी दोनों साइड्स को बैलेंस करना होता है। बड़ी साइड में से हमने छोटी साइड माइनस करनी होती है। डेबिट साइड हमें बड़ी नज़र आ रही है तो डेबिट साइड का हम जो है वो टोटल कर लेंगे और डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,88,000। अब इसमें से हमने क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स हैं वो माइनस करनी है। क्रेडिट साइड पे हमें दो ही अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, एक 75,000 है, एक 200 है। जब हम 2,88,000 में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2,12,800 रुपीज़। तो ये हमारा करेक्ट बैलेंस है जिसको हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कहेंगे। और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें देखें कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,12,800 ही था। तो ये हमने एक्यूरेट बैलेंस मालूम कर लिया जो इस वक्त हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद है और हमारी कैश बुक इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का बुनियादी मकसद होता है। तो उम्मीद है कि इन दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से सुनेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रैक्टिकली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर सकेंगे।